गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज अपन क्लास 10 के चैप्टर नंबर जो 4 है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप वाला, उसके सेकंड पार्ट के अंदर अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर अपने केवल और केवल इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। आज अपन इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, यानी इम्यूनिटी क्या है और उसके प्रकार से आपसे इम्यूनिटी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये वाली लिखनी है। क्लियर है? आपको कौन सी लिखनी है? ये वाली डेफिनेशन आपको लिखनी है आज। तो ठीक है, तो फर्स्ट है इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप, प्रतिरक्षा एवं इसके प्रकार। तो स्टूडेंट, इम्यूनिटी जो वर्ड है वो इम्यूनस शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? इम्यूनस शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है फ्रीडम। क्या होता है? फ्रीडम, यानी स्वतंत्र। फ्रीडम यानी स्वतंत्र। ये स्वतंत्र क्या है? इससे यहाँ फ्रीडम से मतलब होता है, इसे अपन लोग कहेंगे आप खेलने के लिए फ्रीडम है, आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है, यानी आपको कहीं जाना हो, घूमना फिरना हो, आप क्या हो? स्वतंत्र हो। तो यहाँ किसके लिए स्वतंत्र है? अपन किससे स्वतंत्र हैं? यानी हमें जो रोग कारक, जो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना चाहते हैं, जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना चाहते हैं और हमें वो रोग देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं स्टूडेंट? डिजीज हमें देना चाहते हैं, उससे हमें फ्रीडम करती है, उससे हमें स्वतंत्र करती है कि आपके ये रोग नहीं होगा, क्योंकि हमें ये सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर? अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज, यानी जो इम्यूनिटी है एक ऐसी क्षमता है हमारे शरीर की, ऑफ द बॉडी यानी हमारे शरीर की ऐसी क्षमता है, ऐसी ताकत है जो हमें डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज, जो हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, या हमें रोगों से लड़ने के लिए या उन रोग कारकों से लड़ने के लिए हमें क्या बनाती है? सक्षम बनाती है। इट इंक्लूड all the mechanism used by the body for protection from the against that are foreign, यानी foreign का मतलब क्या होगा? पैथोजेंस है, to the body, यानी ये क्या कर रहा है? It include all the mechanism used by the body, यानी उसके अंदर उन सभी विधियों का उपयोग करती है ये for protection, यानी किसके लिए? सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा? जो पैथोजेंस हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो बाहरी कारक हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन जिन मेथड का अपन यूज करते हैं वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट? इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। तो प्रतिरक्षा की परिभाषा क्या हो गई है कि प्रतिरक्षा शरीर की ऐसी क्षमता होती है जो रोगों से लड़ने में सक्षम बनाती है। किसको बनाती है? हमारी बॉडी को बनाती है। इसमें उन सभी विधियों का उपयोग किया जाता है, उन सभी मेथड्स का उपयोग किया जाता है जिसमें शरीर को बाहरी जीवों यानी रोग कारकों से बचाया जा सकता है। यानी बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं, जो एंटीजेंस जो हैं, जो हमारी बॉडी को आकर संक्रमित करेंगे, डिजीज फैलाएंगे या रोगग्रस्त करेंगे, उनसे बचने के लिए हम उन सब विधियों का उपयोग करेंगे। तो वो सारी की सारी विधियां किसके अंतर्गत इंक्लूडिंग है? इस इम्यूनिटी के अंतर्गत है। इसीलिए हमने शब्द लिखा है फ्रीडम। क्या लिखा है स्टूडेंट? फ्रीडम, यानी इन पैथोजन से हमें फ्रीडम करती है, हमें स्वतंत्र करती है। कौन करती है? अपनी इम्यूनिटी करती है। क्लियर? तो ये तो होगी आपकी इम्यूनिटी की डेफिनेशन। यानी इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज। इट इंक्लूड ऑल the mechanism used by the body for protection from the against that are foreign pathogens to the body। तो आपको यदि इम्यूनिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको ये वाली लिखनी है। अब एक साहब आपने वहां पे लिखा है तो वो भी तो लिख सकते हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमने पूरी चीजों को इंक्लूड एक साथ हमने कर दिया है। क्लियर? अब हमने लिखा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी। क्या है? इनेट इम्यूनिटी, जिसको अपन बोलते हैं स्वाभाविक प्रतिरक्षा,
दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी अर्जित प्रतिरक्षा। क्लियर। स्वाभाविक का मतलब होती है जन्मजात। क्या होती है? जन्मजात, जो हमें गिफ्टेड होती है या हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, या अपनी क्या कि पैदा होती ही हमारे साथ आती है, और पैदा होते हमारे साथ आती है तो वो होगी स्वाभाविक। दूसरी एक्वायर्ड, अर्जित कर, जिसको हमने प्राप्त की है, मेहनत करके ली है, अर्जित करी है, बाहर से ली है, रेडीमेड हमने जो भी लिया है वो सारा क्या है? एक्वायर्ड या अर्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। तो आज अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर इनेट इम्यूनिटी यानी स्वाभाविक प्रतिरक्षा। क्लियर है? इट इज आल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जिस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उस सब पे ध्यान से सुने, इसे गौर करें। इनको मैं लिखा इट इज आल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये नॉन स्पेसिफिक वर्ड क्या है? नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये स्पेशल नहीं है या और कुछ है। तो यहां देखो, इस नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया? यानी ये इम्यूनिटी वो है जो हमें जन्मजात है। क्लियर है? और ये सभी रोगों के लिए लड़ती है। जन्मजात जो है वो सभी रोगों से क्या होती है? लड़ती है। कोई सा भी रोग हो हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी डिजीज हमें हो, हाँ ये हो सकता है कि वो उससे सुरक्षा हमें दे पाए या नहीं दे पाए, वो एक चीज अलग है, लेकिन ये किसी के प्रति विशिष्ट नहीं होती है कि इसके मलेरिया तभी मैं काम करूंगी, इसके पोलिया तभी मैं काम करूंगी, इसके डेंगू में तभी काम करूंगी, या डिप्थीरिया तभी मैं इसके काम करूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। ये वो प्रतिरक्षा है जो सभी से लड़ेगी, सभी के साथ विरोध करेगी। वो सुरक्षा कर पाती है या नहीं कर पाती है वो एक चीज अलग चीज है, लेकिन इसको अपन बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी अनिर्दिष्ट यानी सामान्य प्रकार की, सभी से लड़ने का विरोध करेगी। एक ऐसा नहीं कि किसी के प्रति क्या होगी? विशिष्ट होगी। क्लियर? तो नॉन स्पेसिफिक अपन क्या कहेंगे? ये सभी से लड़ने के लिए क्या करती है? तैयार रहती है। ऐसा नहीं है कोई स्पेशल है। एंड इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी जो हमें जन्मजात, जन्म के साथ ही मिलती है, अपने कह सकते हैं अपने माता पिता से मिलती है, या अपने मान लीजिए गिफ्टेड है। क्या है? गिफ्टेड है। हमें पैदा होते ही वो इम्यूनिटी क्या होती है? साथ में हमारे साथ ही आती है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज यानी ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी अनिर्दिष्ट या सामान्य, और इनबॉर्न इम्यूनिटी यानी जन्मजात प्रतिरक्षा के नाम से भी क्या होती है? जानी जाती है। क्लियर? This type of immunity which contain all those defense mechanism with which an organism is born is known as innate immunity। ये क्या कहती है? This type of immunity which contain all those defense mechanism यानी वो एक ऐसी इम्यूनिटी है, ऐसी प्रतिरक्षा है which contain all those defense mechanism यानी जो सभी प्रकार की सुरक्षा विधियां, या अब ये कहेंगे सभी प्रकार की जो अपनी प्रतिरक्षा होती है वो विधियां रखती है। विथ विच एन ऑर्गेनिज्म इन बोर्ड, जो हमें जन्म के समय प्राप्त होती है, नॉन एज इनेट इम्यूनिटी। यानी क्या कह रहा है? एक जीव के पैदा होते समय, एक जीव के पैदा होते समय रोग कारक से बचने के लिए यानी उन पैथोजन से बचने के लिए, जो बाहरी रोग कारक हमारी बॉडी को इफेक्ट करेंगे, डिजीज करेंगे, हमारी बॉडी में रोगग्रस्त करेंगे, रोग फैलाएंगे, के लिए यानी रोग कारक से बचने के लिए उसमें पाई जाने वाली प्रतिरक्षा विधि ही स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहती है। यानी ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें जन्म के समय मिल गई और सभी रोगों से लड़ने के लिए हमें क्या करेगी? तैयार रखेगी। वो क्या कहलाती है स्टूडेंट? इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनेट इम्यूनिटी यानी इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके अंदर? किसके अंदर? इस इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो स्वाभाविक इम्यूनिटी है, या आप इसको इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, या इसको अपन नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। कई बार अलग अलग नाम से पूछा था कि इनबॉर्न इम्यूनिटी क्या है, तो वो एक ही चीज है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है, तो भी ये चीज आएगी, या इनेट इम्यूनिटी क्या है, तो भी क्या आएगी? एक ही चीज आएगी, क्योंकि तीनों एक ही शब्द हैं। नॉन स्पेसिफिक, इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी सब एक ही अर्थ आता है, जो जन्मजात मिलती है, सबसे लड़ने को होती है। ठीक है, अर्थ अलग अलग है, बाकी क्या है? इसी चीज के सारे क्या है? नाम है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या कह रहा है? इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ।
बर्थ, यानी यह जन्म के समय ही उपस्थित होती है। पहले आपको बताया भी था कि जन्मजात होती है, बर्थ के समय मिलती है, ये अपने माता पिता से मिलती है, गिफ्टेड होती है, आप कैसे भी इसको मानते हो मान सकते हैं। दूसरा है इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक है। अभी आपको बताया ऐसा नहीं है कि मैं पोलियो होगा तभी लड़ूंगी, मलेरिया होगा तभी लड़ूंगी, यानी वो एक ऐसी इम्यूनिटी है, ये एक ऐसी प्रतिरक्षा है जो सभी रोगों से लड़ने के लिए क्या रहती है, तैयार रहती है। कोई ऐसा स्पेशल नहीं है कि वही रोग होगा, वही डिजीज होगा या वही पैथोजन आएगा तब मैं उसके प्रति एंटी में कार्य करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी रोगों के लिए क्या करती है, लड़ती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है। अगला है इट इज नेचुरल इम्यूनिटी, यानी ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा है। प्राकृतिक का मतलब है कि हमें ऐसा नहीं है कि बाहर से लेना पड़े, ये तो हमें साथ ही मिलेगी और ये नेचुरल है। अगला है फोर्थ पॉइंट है इट फॉर्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। स्टूडेंट बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, इट इज फॉर्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब ये प्रथम सुरक्षा पंक्ति बनाती है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। कौन, ये इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ नंबर, इनेट इम्यूनिटी इज ड्यू टू, यानी इनेट इम्यूनिटी जो होती है, स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा होती है, वो किस किस कारण हो सकती है, कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से होती है। जैसे फिजिकल यानी कोई भौतिक कारक हो, केमिकल यानी कोई रासायनिक हो, सेलुलर यानी कोई कोशिकीय हो, बैरियर यानी भौतिक। बैरियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर अवरोध। बैरियर का मतलब क्या होता है, अवरोध, ठीक है। यानी कोई फिजिकल बैरियर भौतिक अवरोध हो, केमिकल बैरियर यानी कोई रासायनिक अवरोध हो, सेलुलर बैरियर यानी कोई कोशिकीय अवरोध हो, एंड फीवर एंड इन्फ्लामेशन। फीवर का मतलब क्या होता है, ज्वर, जिसके अंदर अपना बॉडी का टेम्परेचर कई बार बढ़ जाता है, जिसको आप जुकाम बुखार बोलते हैं। इन्फ्लामेशन, बॉडी के अंदर सूजन होना या फिर अपन क्या कहते हैं प्रदाह है। तो इनके कारण क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है। क्या होती है, इनकी वजह से क्या होती है, इनेट इम्यूनिटी होती है। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, केमिकल है, सेलुलर, कौन कौन से फिजिकल जो है बैरियर हैं, कौन कौन से केमिकल बैरियर हैं, कौन कौन से क्या है सेलुलर बैरियर हैं। तो ये था आपका इनेट इम्यूनिटी और प्रॉपर्टी ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो अब अपन देखते हैं फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इनेट इम्यूनिटी, यानी स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा है उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, जिसकी प्रॉपर्टी ऑफ इनेट इम्यूनिटी का जो फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था कि किसकी वजह से होता है, यानी इनेट इम्यूनिटी ड्यू टू फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, फीवर एंड इन्फ्लामेशन। ये चीज हमने पढ़ी थी, तो उसी को अपन पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से ये इनेट इम्यूनिटी है प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, यानी भौतिक अवरोध। ये भौतिक अवरोध क्या है, जैसे अपन ये कहें कि ये अपने पास वॉल है, ये दीवार है, उस दीवार से इधर यानी उस रूम से इस रूम के अंदर कोई आना चाहता है अपने पास, ये यदि बीच में कोई दीवार आ गई, वॉल आ गई, तो वो नहीं आ सकता। मतलब ऐसा कोई फिजिकल अवरोध आ गया जिसकी वजह से उसको वो पार नहीं कर सकता। जैसे मैं ये कहूँ कि अपनी बॉडी की जो त्वचा जो है, स्किन जो होती है, वो एक फिजिकल बैरियर का मान लीजिए काम करती है। आपने देखा होगा सबसे पहले यदि अपने शरीर पे कोई चोट लगाता है तो वो किस पर आती है, अपनी त्वचा पर आती है। पानी अपन डालते हैं, किस पे गिरता है, त्वचा पर गिरता है, ठीक है। इसके अलावा गर्म ठंडा जो भी है वो सबसे पहले सहन कौन करती है, अपनी त्वचा। कौन करती है, अपनी त्वचा। इसीलिए अपना त्वचा को अपन क्या बोलते हैं, हार्पन मोला अंग बोलते हैं, जैक ऑफ ट्रेड्स, हार्पन मोला अंग कहते हैं, यानी ये सभी तरीके के कार्य करते हैं। तो क्लास 12th के अंदर आपका जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है उसके अंदर आता है त्वचा को अपना हार्पन मोला अंग क्यों कहते हैं, जैक ऑफ ट्रेड्स क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो, यानी इट ब्लॉक द एंट्री, ध्यान रखें शब्द क्या लिखा है, इट ब्लॉक द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू बॉडी, इट कंसिस्ट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिया एंड फ्लेजिला।
क्या कर रहा है, इट ब्लॉक द एंट्री, यानी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी उस पैथोजन की, यानी उस जो रोग कारक होता है उसकी एंट्री को ब्लॉक करने का कार्य कौन करते हैं, अपने फिजिकल बैरियर करते हैं। कौन करते हैं, फिजिकल बैरियर करते हैं। क्लियर। अब फिजिकल बैरियर के अंदर कौन कौन शामिल है, सबसे पहले इनका त्वचा है, स्किन, यानी जो अपनी त्वचा जो होती है वो एक फिजिकल बैरियर का कार्य करती है। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो श्लेष्मा झिल्ली जो होती है वो भी क्या काम करती है, एक इसमें फिजिकल बैरियर का कार्य करती है। कई बार आपने देखा होगा अपने शरीर के अंदर ठंड लग जाती है, हमें जुकाम हो जाती है और अपनी श्लेष्मा झिल्ली के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिससे हमें स्वाद का पता नहीं चलता है कई बार, या हमें जो स्मेल आ रही है या कोई फ्लेवर की खुशबू जो आ रही है हम उसको पता नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है कि अपनी श्लेष्मा झिल्ली के अंदर क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई। ठीक है, तो ये श्लेष्मा झिल्ली भी किसका कार्य करती है, फिजिकल बैरियर का कार्य करती है। एक सीलिया और फ्लैजिला, ये सीलिया और फ्लैजिला का एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो ये भी फिजिकल बैरियर का कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे भी कोई पार्टिकल्स अपनी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहता है तो वो क्या करते हैं, उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, फंस जाते हैं, यानी वो हेयर क्या करते हैं, उसको रोकने का कार्य कर लेते हैं। ये इनर मेम्ब्रेन जो अपनी बॉडी की होती है उस पर ये पाए जाते हैं। अब मैंने कहा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, आप सोचेंगे सर जो अपनी नोज यानी नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं, कान के अंदर, क्या ये सीलिया और फ्लैजिला, ये नहीं है। ये अपनी जो इनर लेयर ऑफ बॉडी जो होती है उस पर ये पाए जाते हैं, सीलिया और फ्लैजिला, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है केमिकल बैरियर, रासायनिक अवरोध, यानी यहां में क्या लिखा था, फिजिकल बैरियर, यानी ये भौतिक अवरोध है। ये ऐसे रासायनिक है, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, जो एंटर होते हैं, क्या कौन एंटर होते हैं, पैथोजेंस। क्या लिखा है कि केमिकल विच, यानी ऐसे रसायन जो डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट, क्या लिखा हमने, डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, यानी ऐसा रसायन या ऐसा केमिकल जो रोगकारों को या तो नष्ट कर देता है, जो पैथोजेंस होता है उसको या तो नष्ट कर देता है या फिर उनकी वृद्धि को क्या करता है, रोक देता हो, तो वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, केमिकल बैरियर्स कहलाते हैं। कौन से हैं केमिकल बैरियर्स, यानी ऐसे रसायन जो रोगकारक को या तो नष्ट कर दे पैथोजेंस को या उसकी ग्रोथ को रोक दे, क्या करे, उसकी ग्रोथ को रोक दे। स्टूडेंट सबसे ज्यादा आपको एक चीज बता देता हूं कि रोग कारक की ग्रोथ को रोकना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपने मान लीजिए अपनी बॉडी के अंदर 5000 पैथोजेंस हैं, तो वो इस तरीके से बर्थ करते हैं, जन्म करते हैं या जनन क्रिया रिप्रोडक्शन करते हैं कि वो 5000 से 5 लाख जाने में टाइम नहीं लगता है। तो यदि हमने उसकी रिप्रोडक्शन को रोक दिया, हमने उसकी ग्रोथ को रोक दिया, तो आगे डिजीज फैलने की संभावना कम होती है, क्योंकि हमने उसकी ग्रोथ को रोक दिया। हमारी बॉडी के जितने थे उतनी है, उनको अपन किसी के द्वारा क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो केमिकल्स क्या करते हैं, या तो पैथोजेंस को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। जैसे एसिड फाउंड इन स्टोमक एंड वेजाइना, यानी जो एसिड का मतलब अम्ल, फाउंड इन स्टोमक यानी आमाशय, वेजाइना यानी योनि, यानी जो मादा की वेजाइना होती है उसके अंदर जो एसिड पाए जाते हैं, या अपने स्टोमक की जो आमाशय जो होता है उसके अंदर जो एसिड्स जो पाए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो इन पैथोजेंस को नष्ट करने का या इनको क्या करते हैं, वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। जैसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपने स्टोमक में लिखा है, तो अपन लिखा है वहाँ HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, वो क्या करता है, माध्यम अम्लीय बना देता है उसको, या उसको सड़ने से बचाता है, यानी भोजन जो 3-4 घंटे अपने आमाशय के अंदर रहता है उसको सड़ने से क्या करता है, बचाता है। तो ये निश्चित है कि जो एसिड जो फाउंड इन स्टोमक यानी आमाशय और वेजाइना के अंदर, स्टोमक और वेजाइना के अंदर जो एसिड्स मिलते हैं वो क्या करते हैं, इसके क्या काम करते हैं, वो इन पैथोजेंस को क्या करते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट लिखा है एग्जांपल के रूप में, केमिकल फाउंड इन सलाइवा, यानी लार के अंदर पाया जाने वाला, टीयर्स यानी अश्रु के अंदर पाए जाने वाला, स्वीट यानी पसीना के अंदर पाए जाने वाले। जैसे अपन सलाइवा लार की बात करें, ठीक है, या अपन अश्रु की बात करें, या अपन किनकी पसीने की बात करें, तो इनके अंदर भी ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, इनको नष्ट करने का कार्य या इनकी ग्रोथ को रोकने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यानी कि इसके अंदर केमिकल्स के अंदर रसायन आते हैं, फिजिकल के अंदर क्या भौतिक अवरोध आता है। क्लियर है। फिर है सेलुलर बैरियर, कोशिकीय अवरोध, यानी इसके अंदर अपन कोशिकाओं का अवरोध यूज करेंगे। देयर आर सम सेल, यानी ऐसी कुछ कोशिकाएं हैं जो विच एंड जो प्रिवेंट और डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, यानी जो क्या करते हैं, ऐसी सेल्स, ऐसी कोशिकाएं जो या तो पैथोजेंस को नष्ट करे या इनसे हमें क्या करे,
उनकी वृद्धि को रोके यानी उनसे हमें बचाने का कार्य करती है, वो सेल्स क्या कहलाती है, सेलुलर बैरियर्स कहलाती है। जैसे हमने जिक्र कहा मैक्रोफेज, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों की तीनों जो कोशिका मैंने लिख रखी है, मैक्रोफेज, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये क्या है, फेगोसाइटिक सेल्स होती है। फेगोसाइटिक यानी भक्षकाणु, भक्षकाणु कोशिकाएं होती है। ये काम क्या करती है, उस पैथोजेंस को या उस रोग कारण क्या करती है, खाने का कार्य करती है, उसको खा जाती है, उसको नष्ट कर देती है। यानी अपनी बॉडी के अंदर जैसे वो आता है तो कुछ मैक्रोफेज होती है, मोनोसाइट्स होती है, न्यूट्रोफिल जो सेल्स होती है, फेगोसाइटिक प्रवृत्ति की होती है कि नेचर क्या होती है, फेगोसाइटिक होती है, भक्षकाणु यानी भक्षण करने का कार्य करती है, तो वो खा जाती है। और चौथा मैंने लिखा है साइटोटॉक्सिक सेल लाइक नेचुरल किलर सेल, किलर सेल मारने वाली। ये क्या है, ये क्या है, ये है कि जब ये तो मैक्रोफेज, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स हैं, ये भक्षकाणु के किन को खाते हैं, किन को खाते हैं, पैथोजेंस को खाते हैं। लेकिन ये कौन है, ये उस कोशिका को ही खा जाती है, यानी किलर सेल काम क्या करती है, उस सेल को ही खा जाती है। कौन सी सेल को, जो सेल संक्रमित है, मतलब जो सेल रोगग्रस्त है उस सेल को ही खा जाती है। तो नेचुरल किलर सेल क्या काम करती है, साइटोटॉक्सिक सेल क्या करती है, ये तो क्या करते हैं, पैथोजेंस को खाती है। मैक्रोफेज है, मोनोसाइट है और न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, पैथोजेंस को खाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये साइटोटॉक्सिक सेल एंड नेचुरल किलर सेल क्या करती है, उस कोशिका को ही खा जाती है। कौन सी की, जो संक्रमित है, यानी उसी को समाप्त कर देती है। जो अपन कहते हैं सांप को नहीं मारना चाहिए, सांप की माँ को मारे तो वो पैदा ही नहीं करें, तो वो यही काम करती है, उस कोशिका को खा जाती है कि आगे बढ़ने का काम ही नहीं हो। कौन, ये नेचुरल किलर सेल। तो ये थे अपने पास सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर कौन है, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और साइटोटॉक्सिक सेल लाइक नेचुरल किलर सेल। क्लियर है। अब चौथा आपका फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, यानी ये तीनों कौन कौन से, ये तीनों फिजिकल, केमिकल और सेलुलर, ये तीनों ही फेल हो गए। मतलब फेल का मतलब ऐसा नहीं काम नहीं करे, फेल का मतलब है इन तीनों के होने के बावजूद भी कोई पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गया। क्या कहा मैंने, इन तीनों के होने के बावजूद भी कोई पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, यानी फिजिकल और वो जो है बैरियर है, केमिकल बैरियर्स हैं या सेलुलर बैरियर्स है, उनके बाद भी एंटर कर गया, तो ये अपनी हेल्प करेंगे। तो फीवर और इन्फ्लेमेशन। क्लियर है। फीवर का मतलब ज्वर है, आप जानते होंगे, इंक्रीज टेम्परेचर टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, यानी ये ऐसी चीज है फीवर और इन्फ्लेमेशन जो उस जो पैथोजेंस होता है उसको मार तो नहीं सकते हैं, ये क्या करते हैं, उसको मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब ग्रोथ को कैसे रखेंगे, जैसे फीवर है, जब फीवर आदमी को होता है, उस जीव को किसी को फीवर होता है तो उसके अंदर अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनन करने के लिए वो फेवरेबल कंडीशन उसको नहीं मिल पाती है। जब नहीं मिल पाती है तो वो क्या करता है, वृद्धि नहीं कर पाता है। तो फीवर क्या करता है, जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है स्टूडेंट्स, फीवर के अंदर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से इनकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है। फिर है इन्फ्लामेशन जो प्रदान करते हैं। ये एक इन्फ्लामेशन जो होता है एक अजीब तरीके का है। अजीब तरीके से है, इन्फॉर्म नियर बाय सेल, यानी ये क्या करता है, पड़ोसियों को सूचित करता है। जैसे अपन कई बार देखते नहीं, अपने घर के अंदर मान लीजिए कोई घटना हो रही है, चोर बढ़ गया, तो अपन पड़ोसियों को आवाज लगाते हैं, चोर आ गया, चोर आ गया। मतलब उससे क्या हो गया, अपन तो सुरक्षित है, लेकिन पड़ोसियों को भी हमने क्या कर दिया, बचाने का कार्य कर दिया। क्या किया हमने, पड़ोसियों को भी बचाने का कार्य कर दिया। हाँ ठीक है। और दूसरा, हम कई बार ऐसे करते रहो, भैया इधर आओ, ये चोर आ गए, हमने उन आदमियों को, उन व्यक्तियों को बुलाया, किसके लिए बुलाया, उन चोर को मारने के लिए। ठीक है, क्लियर समझ में आया। यानी हमारे घर के अंदर कोई चोर आया, घुस गया, तो हम पड़ोसियों को भी आवाज लगाते हैं कि भाई चोर आ गया, यानी पड़ोसी भी क्या हो जाए, उससे सुरक्षित हो जाए। और हम कुछ लोगों को बुलाते हैं, वो क्या करते हैं, उन चोरों को मारने का कार्य करें। तो इन्फ्लामेशन कुछ ऐसा ही कार्य करता है। क्या लिखा है, इन्फॉर्म नियर बाय सेल, यानी अपनी पड़ोसी कोशिकाएं जो है उनको सूचना देता है संक्रमित कोशिका द्वारा। इन्फ्लामेशन नियर
इन्फॉर्म नियर बाई सेल, मतलब जो संक्रमित हो गई कोशिका, जिसके घर में चोर घुस गया वही की बात कर रहा हूँ, उसी घर की बात कर रहा हूँ जिस घर के अंदर चोर घुस गया, मतलब वो कोशिका इन्फेक्टेड है, वो कोशिका रोगग्रस्त हो चुकी है, संक्रमित हो चुकी है। तो संक्रमित कोशिका द्वारा आसपास की कोशिकाओं को सूचना देना ताकि वो भी बच पाए, यानी उनको बचाने का कार्य करती है। दूसरा कार्य कौन सा करती है? भक्षकाणु यानी फेगोसाइटिक सेल कोशिका को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमने क्या कहा था? पहले पड़ोसी को आवाज लगाओ कि भाई चोर आ गया, चोर आ गया, तो वो सचेत हो जाएगा, उसके घर में चोरी नहीं होगी। दूसरा काम हमने किया, कुछ व्यक्तियों को बुलाया, कुछ गुंडे को बुलाया, कुछ बदमाश को बुलाया, ताकि क्या करे? उस चोर को मारने का कार्य करे। दो काम किए हमने, पड़ोसी को सचेत किया, दूसरा हमने उसको मारने के लिए बुला दिया, अपनी ओर अट्रैक्ट किया, उसको बुलाया। यही काम इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन ने क्या लिखा कि पड़ोसी को सूचना देना ताकि वो बच पाए। दूसरा हमने क्या लिखा? भक्षकाणु यानी फेगोसाइटिक सेल कोशिका को अपनी ओर आकर्षित करना, मैक्रोफेज अट्रैक्ट मैक्रोफेज सेल, ठीक है, यानी भक्षकाणु कोशिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करना। भक्षकाणु का काम क्या है? ये लिखा हुआ भक्षकाणु का काम क्या है? उस पैथोजन को खाने का कार्य है। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? कि हमने क्या कहा? संक्रमित कोशिका, उसको हम चोर के घर को माना जिस घर में चोरी हुई। हमने आवाज लगाया, पड़ोसी सचेत हुए, मतलब पड़ोसी की कोशिकाओं को हमने सूचना दे दी बचने के लिए। दूसरा कुछ गुंडे बुलाए, किसके लिए? चोर को मारने के लिए। हमने यहाँ किसको बुलाया? गुंडा। यहाँ कौन है? यहाँ फेगोसाइटिक सेल क्या है? गुंडा है। कौन है? फेगोसाइटिक कोशिका गुंडी है। यहाँ पर ये गुंडा क्या करती है? ये उस पैथोजेंस को क्या करेगी? मारने का कार्य करेगी। तो ये जो इन्फ्लामेशन और फीवर जो है, जब ये तीनों के बाद भी यदि पैथोजन रुक नहीं पाया, अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो ये चौथा जो है ये अपने काम करता कौन है? फीवर एंड इन्फ्लामेशन। फीवर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लामेशन के अंदर क्या होगा? पड़ोसी को सूचना देना प्लस कुछ को फेगोसाइटिक कोशिका को अपने बुलाना ताकि इस पैथोजेंस को नष्ट किया जा सके। तो ये था स्टूडेंट आपकी इनेट इम्यूनिटी यानी स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा जो हमें गिफ्टेड होती है। यदि इसमें कोई क्वेरीज हो, डाउट हो, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।